महाराष्ट्र की महाभारत के आज की इकाई में, आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे चक्रव्यूह में कैसे फंस गए हैं अनिल देशमुख। क्या है ये चक्रव्यूह, आइए आपको वो दिखाते हैं। कैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं और चारों तरफ से वो घिरते चले जा रहे हैं। जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, बीच बचाव करने की कोशिश की, वो भी अपने आप को अब फंसा हुआ पा रहे हैं। तो सचिन वजह से मिले थे देशमुख, ऐसा आरोप है परमबीर सिंह का। आपको मालूम है उनकी जो स्टेटमेंट था उसमें ये चीज साफ लिखी थी, 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। ये परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे अनिल देशमुख पर। ये आपको याद होगा शनिवार को हुआ था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे, उनका यह कहना है। क्वारंटीन में चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आए, 15 से 27 फरवरी के बीच लोगों से मिले, ये सारी आरोप वो लगा रहे हैं। और उसके बाद अब तो उन्होंने आरोप लगा दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग का पुलिसिया विभाग में, जो कि अनिल देशमुख का ही विभाग है। तो एक इस चक्रव्यूह में एक और चैप्टर। अब तीसरी बात, शरद पवार जो उनके बचाव के लिए आए, उनसे लिए भी वो बहुत सारी बातें जो बोल रहे थे उसको लेकर के अब ऐसे लगता है कि जैसे अब बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी सवाल यह है कि क्या देशमुख ने पूरी बात छिपाई, पवार को पूरी बात नहीं बताई? क्योंकि जब कन्फ्रंट किया गया, पवार को यह दिखाया गया कि आप कह रहे हैं वो क्वारंटीन में थे, लेकिन ये देखिए वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये देखिए वो तो प्लेन में उड़ रहे हैं इधर उधर। तो क्या पूरी बात छिपाई? बताया कि नागपुर और पहुंचे मुंबई। ये सारी चीजें क्या शरद पवार के पीठ पीछे हो रही थी? ये एक और चक्रव्यूह। और चौथा, रश्मि शुक्ला, जिनकी रिपोर्ट पर आज देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो केंद्र में आए हैं। ट्रांसफर रैकेट का उन्होंने खुलासा किया था और ये अब दावा किया जा रहा है, अब आरोप लगाया जा रहा है कि उस रिपोर्ट को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार दबा गई, उसको सामने प्रस्तुत होने ही नहीं दिया। कार्रवाई नहीं, उल्टा इनका तबादला कर दिया गया, ऐसा भी आरोप अब लगाया जा रहा है। तो यह पूरा चक्रव्यूह है जिसमें अनिल देशमुख अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। अब नया दिन है, नया आरोप है। जैसे कि हमने बताया, आज एक नया आरोप आया है, ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का आरोप है। कमिश्नर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला, जो कि रश्मि शुक्ला जी थी, उनकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है सबूत के तौर पर। सारी जो कॉल्स हैं, इंटरसेप्टेड कॉल्स हैं, यानी कि जितनी जो बातचीत हो रही थी उसको रिकॉर्ड किया गया है, वो अब सबूत की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग्स में कई नेताओं और अफसरों के नाम लिए गए हैं। ना सीएम उद्धव ना अनिल देशमुख ने कार्रवाई की, ये आरोप लगा रहे हैं अब देवेंद्र फडणवीस। कार्रवाई के बजाय रश्मि शुक्ला का ही तबादला कर दिया गया जब वो ये आरोप लेकर के आई। ये मामला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तक के लेवल पर पहुंचा और उसके बाद फिर ये और ऊपर गया और बताया ये जाता है कि वहां से रफा दफा कर दिया गया और रश्मि शुक्ला जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की उनका ही तबादला कर दिया गया, ये आरोप है। फिर दूसरा, फोन पर जिस पोस्ट की डील वही पोस्ट मिली, ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन एनसीपी का यह कहना है कि 80% जो उसमें नाम है वो मैच ही नहीं करते हैं, वैसा कोई तबादला नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिपोर्ट फर्जी थी, झूठी थी। अब गृह सचिव से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस। तो ये पूरा चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं अनिल देशमुख। क्लाइड वक्ता हैं एनसीपी के, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। क्लाइड साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। कैसे एक के बाद एक आरोप लगते चले जा रहे हैं, भयंकर गंभीर आरोप लगते चले जा रहे हैं। अब सबूत के नाम पर रिकॉर्डिंग्स प्रस्तुत की जा रही हैं और यह आरोप लगता है कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं मामले को। सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अब ये सिर्फ आरोप नहीं दिखते, अब तो सबूत भी दिखते हैं। देखिए, आपने जो बात कही, रोज कुछ न कुछ बातें फडणवीस साहब लेकर आ रहे हैं बाहर। हम खुश हैं, हम खुश हैं। इन्होंने रोज ये बातें बाहर लानी चाहिए ताकि इनके जो झूठ का जो फेरिस्त जो लगा रहे हैं उसका पर्दाफाश हम करेंगे। अब आपने काफी सारी बातें कही, मैंने भी सुना, चक्रव्यूह की बातें कही। मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं, ऑडियो कुछ आ रहा है मुझे जी, मैं इसको ठीक कराता हूँ। ऑडियो मेरी भी कुछ गड़बड़ आ रही है। मैं जरा गुजारिश करूंगा कि ये ठीक कर दें। अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात हुई थी कि अनिल देशमुख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बात हम 2 दिन से दोहरा रहे और इसका एक वीडियो प्रूफ भी है। वो अस्पताल से जब बाहर निकल रहे थे, डिस्चार्ज हुए थे,
वो घर की तरफ जा रहे हैं, तो गेट पर कुछ जर्नलिस्ट जो हमारे मित्र हैं वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे। तो क्योंकि वो हालत थोड़ी नाजुक थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने एक कुर्सी लेकर बैठकर वहां उनसे बात की। तो बीजेपी वाले कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज नहीं किया गया था। ये बात उनका नाम ऑन लिखा रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। एक प्लेन लेकर के वो मुंबई उड़ करके गए, जबकि शरद पवार साहब का कहना है वो तो नागपुर में क्वारंटीन में थे। नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ संकेत, आप जो सवाल किया ना, हर चीज का जवाब मैं दूंगा आपको। मैं जैसे वो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी समझे, उनकी क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो वहां थे, फिर ऑन मेडिकल ग्राउंड उन्हें कहा गया था कि आप बंबई जाइए। तो बंबई वो चार्टर्ड फ्लाइट में आए, ये बात भी सच है। और 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक वो सेल्फ आइसोलेशन में थे घर पर। और आप कहते हैं कि पवार साहब को पता नहीं था, पवार साहब को पता था। पवार साहब ने कहा है कि वो होम आइसोलेशन में थे। पर वहां सवाल एक बहुत बोलते ना उत्सुक, अति उत्सुक पत्रकार वहां जो थे, उन्होंने काफी उल्टे सीधे सवाल किए। पवार साहब ने उनको पॉइंट टू पॉइंट उसका जवाब दिया। बात वो है, ठीक है। अभी बात आती है आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक एक करके अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पवार साहब का दावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि अनिल देशमुख नागपुर में आइसोलेशन में थे या क्वारंटीन में थे। कहीं नहीं, कहीं पर आप देखिए, फिर से रिकॉर्ड देखिए, वीडियो देखिए। मैंने बार बार देखा, मैं लाइव भी देखा, मैंने दोबारा 2-3 बार देखा। वो कह रहे हैं पर भी उन्होंने तो पवार साहब ने बोला कि वो मुंबई में थे। नहीं, तो वो हम भी कहते हैं ना मुंबई में थे। और पवार साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि वो, उन्होंने कहा होम क्वारंटीन में थे, ये बात कही है। और ये बात ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो मतलब नहीं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बात है। चलिए, अब ये तो एक बात खत्म हो गई, इस पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। क्लाइड साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब आप देखिए अनिल देशमुख कैसे घिर गए हैं चारों ओर से। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में बाकायदा इस चीज का उल्लेख है कि कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, और वो रिपोर्ट दबा दी गई। अब भाजपा का कहना है आपने क्यों दबाई, और दबाई तो दबाई, आपने उनका तबादला भी कर दिया। वो भी बात कर लेते, चलो आज सब बात कर ले संकेत। मैं और आप है तो आज अच्छी बात है, खुलकर बात हो रही है। अभी रश्मि शुक्ला जी कहते हैं कि ये जो उन्होंने लिस्ट दी थी या रिपोर्ट दी थी, उन पे ट्रांसफर है, पैसे का लेन देन हुआ है। मैं आपको, काफी सारे लोग हैं उन लिस्ट में, मैं आपको 4 बड़े नाम बताऊंगा। संदीप बिश्नोई, विपिन कुमार सिंह, संजय वर्मा और विनय चौबे, ये नाम लिए गए हैं उन्होंने। ओके, फोन टैप में इनकी बातें सुनी, पैसे का लेना देना हुआ। देखिए, आज तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, ये जहां है वहीं है। तो ट्रांसफर अगर हुआ नहीं तो लेना देना कहाँ हुआ, कहाँ ट्रांसफर की बात आती है, जो झूठ बात है। तो जब उन्होंने ये बातें की तो उसको जांच करने के मतलब ही नहीं, जबकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो पत्र लिखकर कहते हैं। 2017 में भी उन्होंने कुछ लेटर लिखी थी, तब तो फडणवीस सरकार थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की बताइए हमें। कौन से जो है पोस्टिंग दिए गए उन पर कौन सी कार्रवाई की गई है, वो हमें बता दीजिए। क्योंकि ये नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे 80%, जैसे आपने बताया 80% लोगों का तो तबादला हुआ ही नहीं है, तो ये कहाँ से नाम लेते हैं। और दूसरी बात, और एक पॉइंट में बताता हूँ, ये जो रश्मि शुक्ला जी है, उनको एक शौक है सबके फोन टैपिंग करना है। जब महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना हो रही थी, तब बड़े बड़े हमारे नेता के फोन टैपिंग कर रहे थे। तो पता चला ये सब बातें आगे आ रही है, पर अभी हम उसको भी जांच करेंगे, उसका ब्यौरा निकालेंगे। राजनीतिक कारणों की वजह से इनकी आदत है फोन टैप करने की। यस, कहते हैं ना, तो हमारे नेताओं ने भी कहा है। नवाब मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने तो कह दिया कि भाई इनको आदत है, ये फोन टैपिंग करते हैं। ठीक है, क्लाइड साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2 मुद्दे थे जिन पर हमने आपसे सवाल पूछे, आपने उसका जवाब दिया। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये चैप्टर आज तक का ही है, कल फिर कोई बात निकलेगी और कल फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात कहूं प्लीज, बताएं। जल्द से कहता हूं, मैं तो फडणवीस साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद देते उनको कि रोज वो झूठ बोलते रहे और हम उनका पर्दाफाश करते रहे। चलिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता को पता चले कि पर्दाफाश कर रहा है। ये ना लोग भूल जाएं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं। और देखिए मुद्दा क्या है, दुर्भाग्यवश। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको हमारी खास बातचीत दिखाएंगे। किसके साथ? अब आपको बीजेपी का पर्सपेक्टिव देंगे। भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री थे सुधीर मुंगंतीवार, उनसे हमने बात की। वो बातचीत आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुंगंतीवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कितना गंभीर मानते हैं आप इन आरोपों को? जब
ट्रांसफर के लिए किए हुए कानून की धज्जियां उड़ने लगी, तो जिन्हें हम बहुत प्रामाणिक अधिकारी के नाम से जानते हैं, वो सुबोध जायसवाल जी ने जाहिर रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा कि पुलिस के अनुशासन को अगर गृह मंत्री तोड़ते हैं, भंग करते हैं, अनुशासन को ध्वस्त करते हैं, तो इसका परिणाम जो है पुलिस विभाग पे होगा। महाराष्ट्र में हम पुलिस विभाग पे 15,000 करोड़ की राशि खर्च करते हैं। कानून सुव्यवस्था अच्छी हो, आम जनता को सुरक्षा मुहैया करा सके, और जो दुर्जन है, जो गुंड है, जो बदमाश है, ऐसे प्रवृत्तियों पे लगाम लगा सके। मगर ये तो आश्चर्य है कि यहां पे जिनके सीआर में A+ था वो पीछे रह गए, और जो कभी सस्पेंड थे, जिनके सीआर पे B+ ऐसे रिमार्क थे, वो उच्च ओहदे पे पहुंच गए। और इसका नतीजा यह है कि आज एक आयुक्त बेडर होके गृह मंत्री पे यह आरोप लगाता है। ये तो बड़ी स्वाधीनता के बाद आश्चर्यजनक बात है कि 100 करोड़ रुपए की खंडनी पुलिस के माध्यम से जमा करने के लिए गृह मंत्री कहता है। इसका मतलब जब दानव देव के रूप में आते हैं, रावण साधु के रूप में आता है, और खंडनी खोर ये पुलिस के रूप में आता है, तो व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई जाती। नहीं सुधीर जी, आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हमने देखा देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी के पास भी गए, उन्होंने एक पत्र लिखा, उन्होंने ये बोला कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इस तरीके से हो रही है, इसमें जांच हो। आपकी मुख्य अब मांग क्या है? क्योंकि जो अभी अघाड़ी है उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक रूप से हो रहा है, ये सारा षड्यंत्र है जो कि दिल्ली से रचा जा रहा है। राजनीतिक रूप में अगर कोई षड्यंत्र है तो हमने तो कहा है कि 5 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के माध्यम से, या सीबीआई के माध्यम से आप जांच करिए ना। आप जांच को क्यों डरते हो? कर नहीं तो डर क्यों है? अगर दाग में कुछ काला नहीं है तो मन में क्यों काला है? दाढ़ी में तिनका क्यों है? जो आपने बिहार में किया था कि उसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार आपकी पार्टी के साथ आ गए, वैसा ही अब कुछ महाराष्ट्र में तो नहीं हो रहा है? देखो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हमारे सत्ता की कोई लालसा इस कारण नहीं है, और सत्ता के लिए हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे तो बीजेपी भी शिवसेना को अपना नेचुरल एलाय बुलाती थी कि हमारे सबसे पुराने दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती टूट गई ना। नेता लोग पिछली बार क्या बात बोलते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर नहीं। स्वर्गीय श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ हमारी दोस्ती 30 वर्ष रही है, जो मेरे ख्याल से देश में सबसे बड़ा एक समविचारी पार्टियों का अलायंस रहा है। मगर अब उनके मन में अगर कोई बेईमानी का बीज डाल दे तो उसे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये आगे क्या रूप लेगा मुंगन तिवारी जी? मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं, भारतीय जनता पार्टी क्या प्लान कर रही है? देखो, आगे क्या रूप लेगा ये मुझे पता नहीं। मुझे ये विश्वास है कि हमारे संविधान में एक शक्ति है, हमारे संविधान में एक ताकत है। सच कुछ वर्ष तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुधीर मुंगन तिवारी जी, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।